अगर तुम यह कहानी सुन रहे हो तो तुम्हें इसे अंत तक सुनना होगा, क्योंकि अगर तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो यह तुम्हारा पीछा करेगी जब तक कि तुम इसे दोबारा देखने के लिए मजबूर न हो जाओ। राघव एक खोजी पत्रकार था जो रहस्यमय घटनाओं को उजागर करने और उनके पीछे की सच्चाई जानने में गहरी दिलचस्पी रखता था। वह उन कहानियों के पीछे की असलियत को तलाशने का जुनूनी था जिन्हें आम लोग केवल अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देते थे। कई बार उसकी खोजी प्रवृत्ति ने उसे खतरनाक स्थितियों में भी डाल दिया था, लेकिन वह कभी पीछे नहीं हटा। एक दिन उसे अपने एक पुराने दोस्त से एक चौंकाने वाली खबर मिली। राघव, तुमने सिद्धपुर गांव के बारे में सुना है? सिद्धपुर? राघव ने सवाल किया। कहाँ है ये गांव? राजस्थान की सीमा पर एक सुनसान गांव है जो अब लगभग वीरान हो चुका है। वहां के लोग कहते हैं कि हर रात ठीक 12:03 पर जंगल से किसी लड़की की सिसकियों की आवाज आती है, और जो भी उस आवाज की दिशा में गया वह फिर कभी नहीं लौटा। राघव को यह कहानी दिलचस्प लगी। उसने अपने दोस्त से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि यह कोई मनगढ़ंत अफवाह है? अगर यह अफवाह होती तो मैं तुम्हें फोन क्यों करता? उसके दोस्त ने फुसफुसाते हुए कहा, राघव, इस गांव में जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। वहां कुछ न कुछ जरूर है। अब राघव का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह सोचने लगा, क्या सच में कोई भूतिया घटना है या फिर सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास? अब मुझे ही इस रहस्य की जांच करनी होगी। सुबह होते ही राघव ने अपना बैग पैक किया, कैमरा, टॉर्च और एक वॉइस रिकॉर्डर लिया और सिद्धपुर के लिए निकल पड़ा। गांव का रास्ता सुनसान और डरावना था। घने जंगल के बीच से गुजरती पथरीली सड़कें, जिनके दोनों ओर सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंच रहा था, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलती जा रही थी, जबकि अभी तो दोपहर का समय था। जब वह सिद्धपुर पहुंचा तो पहली नजर में ही उसे यह गांव अजीब लगा। गांव की गलियां वीरान थीं। यहाँ के घर पुराने और जर्जर थे, जैसे कई सालों से उनका रखरखाव नहीं हुआ हो। कुछ घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर घना अंधेरा था। कुछ जगहों पर मिट्टी के दीपक जल रहे थे, जिनकी लौ मंद मंद कांप रही थी, जैसे यहाँ की हवा भी किसी अनदेखे डर से कांप रही हो। राघव ने देखा कि कुछ गांव वाले झुंड में इकट्ठा होकर फुसफुसा रहे थे। जब उन्होंने राघव को देखा तो उनके चेहरे पर चिंता और डर के भाव आ गए। राघव ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, नमस्ते काका, मैं एक पत्रकार हूं। सुना है कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। वृद्ध का चेहरा फौरन सख्त हो गया। उसने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसने कहा, क्यों काका, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे? इससे पहले कि वृद्ध कुछ बोलता, गांव का मुखिया सामने आ गया। वह एक लंबे दुबले पतले आदमी थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सा भय था। उसने कहा, अगर तुमने उसकी सिसकियों को सुना तो फिर तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। राघव ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वो? मुखिया ने ठंडी आवाज में कहा, कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी उस सिसक की दिशा में गया वह वापस नहीं आया। कुछ कहते हैं कि वह एक श्रापित आत्मा है, कुछ कहते हैं कि वह सिर्फ उन लोगों को शिकार बनाती है जो उसके रहस्य को जानना चाहते हैं। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अब तक जितने भी लोग गए हैं उन्होंने वापसी की कोशिश ही नहीं की होगी, इसलिए वे नहीं लौटे। क्या कोई पक्का सबूत है? मुखिया ने उसे गंभीरता से देखा। अगर तुम सच में इस गांव की कहानी जानना चाहते हो तो आज रात ठहरो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर रात के 12:03 पर तुम्हें सिसकियां सुनाई दें तो बाहर मत जाना, वरना। इतना कहते ही मुखिया चुप हो गया। गांव की बुजुर्ग औरतें धीरे धीरे सिर हिलाने लगीं, जैसे उन्होंने पहले ही उसे खोया हुआ मान लिया हो। राघव ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस रहस्य की जड़ तक जाएगा, चाहे कुछ भी हो। अब वह बड़ी बेसब्री से रात होने का इंतजार कर रहा था। राघव को गांव के एक पुराने लेकिन मजबूत घर में ठहरने के लिए जगह दी गई। घर में सिर्फ एक खाट थी और एक खिड़की थी जो गांव के बाहर जंगल की ओर खुलती थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। गांव में सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और कहीं कहीं कुत्तों के हल्के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं।
11:30 बज चुके थे। राघव ने अब अपना कैमरा तैयार किया और एक रिकॉर्डर ऑन कर दिया। अब हवाएं तेज होने लगी थीं। घर की खिड़की धीमे धीमे हिल रही थी और आखिरकार रात के 12 बज चुके थे। सन्नाटा और घना हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव में समय ठहर गया हो। फिर 3 मिनट बाद सन्नाटे के बीच एक धीमी दर्द भरी सिसक गूंजी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सिसक किसी लड़की की थी जो गहरे दर्द में थी। यह आवाज कहीं दूर जंगल से आ रही थी, लेकिन सुनते ही ऐसा लग रहा था जैसे वह राघव के ठीक पीछे ही थी। गांव के बाकी लोग इसे अनसुना कर सो रहे थे या शायद वे इसे सुनने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। राघव ने अपनी टॉर्च उठाई। उसका मन उसे रोक रहा था, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था, अगर तुमने अभी कदम पीछे हटाए तो तुम कभी सच नहीं जान पाओगे। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। सिसक की आवाजें फिर से आई, लेकिन इस बार और करीब से आ रही थी। राघव ने कदम बाहर रखा और जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। टॉर्च की रोशनी भी अजीब तरीके से कांप रही थी, जैसे उसे भी डर लग रहा हो। तभी उसने एक परछाई देखी। वह एक लड़की की परछाई थी। लड़की वहां खड़ी थी, बस खड़ी, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। लंबे बाल, सफेद झील सा बहता गाउन और ठहरी हुई गहरी आंखें। उसे देख राघव की सांसें तेज हो गईं। सामने खड़ी लड़की स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राघव को बेचैन कर रहा था। वे आंखें मानो किसी अनंत अंधकार से भरी थीं, खाली, गहरी और असहज करने वाली। उसका गला सूखने लगा। उसने धीरे से कैमरे को नीचे किया और लड़की अब भी वहीं खड़ी थी और अब भी उसकी ओर देख रही थी। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज ठंडी और भावहीन थी, जैसे वह बस एक सवाल पूछने के लिए बनी हो, न कि जवाब पाने के लिए। राघव ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की की पलकें धीरे धीरे झपकी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हल्की सी मुस्कान जैसा कुछ उभरा और कहा, तुम्हें सच जानना है? राघव ने सिर हिलाया। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके बढ़ते ही ठंडी हवा का एक झोंका राघव के चेहरे से टकराया। अचानक जंगल के पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति उस लड़की की हरकतों से सहमत थी। वो धीरे से बोली, अगर तुमने सच जान लिया तो फिर कभी वापस नहीं जा पाओगे। तभी डरते हुए राघव ने अपनी टॉर्च का फोकस लड़की पर डाला, लेकिन उसके शरीर पर पड़ते ही टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और फिर एक पल में ही लड़की गायब हो गई। लेकिन उसकी सिसकियां अब भी हवा में तैर रही थीं। जब राघव ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन अब उसे जंगल में कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वह जिस रास्ते से आया था वह अब वहां था ही नहीं। वो खुद से ही बोल पड़ा, यह कैसे हो सकता है? मैं अचानक यहां कैसे आ गया? उसने अपने कैमरे को फिर से चेक किया। रिकॉर्डिंग शुरू थी, लेकिन उसमें केवल झिलमिलाती रोशनी और अजीब ध्वनियां आ रही थीं। तभी कुछ ही दूरी पर उसे एक पुरानी जर्जर हवेली दिखाई दी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजा हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। राघव ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, हवा अचानक तेज हो गई। दरवाजा अपने आप एक कर्कश आवाज के साथ खुल गया। भीतर घना अंधेरा था। राघव ने अपने कैमरे की लाइट ऑन की और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई हो और यहां कोई अनदेखी उपस्थिति हो। दीवारों पर धूल और जाले जमे थे। फर्श पर पुराने जले हुए कागज बिखरे थे, जिन पर कुछ अस्पष्ट शब्द लिखे थे। राघव ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। अचानक उसे एक कोने में पुराना झूला दिखा। वह खुद ब खुद हिल रहा था, लेकिन वहां हवा तक नहीं थी। अब राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से झूले की ओर कदम बढ़ाया। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। राघव ने घबराकर ऊपर देखा। तब उसने पाया कि कोई वहां था। राघव ने अपने डर को काबू में रखते हुए ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां पुरानी और चरमराती हुई थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक पुराना दर्पण दिखा। उसने टॉर्च की रोशनी उसमें डाली। उसमें उसकी परछाई दिख रही थी, लेकिन कुछ गलत था। परछाई का चेहरा उससे अलग था।
राघव ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर से दर्पण में देखा, उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। और फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम बच नहीं सकते। और अचानक हवेली की खिड़कियां जोर से फड़फड़ाने लगीं। हवा की एक ठंडी लहर पूरे कमरे में दौड़ गई। और तभी, तुमने उसे जगा दिया। राघव के कानों में एक धीमी ठंडी आवाज गूंजी। उसने पलटकर देखा, वही जंगल वाली लड़की उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा विकृत था। आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और होंठों से हल्का सा खून रिस रहा था। राघव ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। लड़की ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया, और जब राघव की आंखें खुली तो वह अपने कमरे में ही था। उसकी घड़ी पर नजर गई। उस वक्त 12:03 हो रहे थे। उसने गुदगुदाते हुए कहा, नहीं, यह कैसे हो सकता है। वह बिस्तर से उठा और खिड़की से बाहर देखा। वही जंगल, वही हवेली, सब कुछ वैसा ही था। क्या वह सपना था? लेकिन तभी उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक नया वीडियो दिखा। उसने प्ले किया। वीडियो में वह खुद जंगल में खड़ा था, लेकिन उसकी आवाज अजीब थी और उसमें आवाजें आ रही थी, अगर तुमने यह देख लिया है तो अब तुम भी फंस चुके हो। और तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई और पीछे से एक सिसक सुनाई दी। राघव ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। लड़की उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसे देख राघव की धड़कनें तेज हो गईं। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, एकदम स्थिर, बिना हिले डुले। उसकी काली आंखें सीधे राघव पर टिकी हुई थीं। कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई थी। बाहर हवा नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी खिड़कियों के पर्दे रहस्यमय तरीके से हिल रहे थे, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। राघव ने धीरे धीरे अपने फोन की स्क्रीन की ओर देखा। वीडियो अपने आप बंद हो चुका था। कमरे में अब भी वही अजीब सी सिसकियां गूंज रही थीं, और उस लड़की ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अब तुम भाग नहीं सकते। उसकी आवाज धीमी और गूंजती हुई थी, जैसे वह किसी बहुत गहरी जगह से आ रही हो। राघव ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी, एकदम विकृत, जैसे उसका चेहरा किसी अदृश्य शक्ति ने खींच दिया हो। मैं वही हूं जो तुमने जगाया है। और फिर सब कुछ काला हो गया। अब राघव की आंखें धीरे धीरे खुली। वह अभी भी उसी कमरे में था, लेकिन कुछ बदला हुआ लग रहा था। उसने घड़ी की ओर देखा। वही 12:03 हो रहे थे। वह फिर से बोल पड़ा, नहीं, यह कैसे हो सकता है। राघव ने तेजी से अपना फोन उठाया और वीडियो गैलरी खोली। वह वीडियो अब भी वहां था, लेकिन जब उसने उसे प्ले किया तो स्क्रीन पर जो दिखाई दिया उसने उसकी रूह तक कंपा दी। वीडियो में वह खुद को देख सकता था, लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और लिखा था, अगर तुमने यह देख लिया है तो अब तुम भी फंस चुके हो। और तभी वीडियो अचानक बंद हो गया। अब राघव का सर चकराने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। वही जंगल, वही हवेली, सब कुछ वैसा ही था। बार बार ये दोहराती घटनाओं की वजह से अब वो पूरी तरह से थक चुका था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, नहीं, यह सपना है, यह सपना ही होगा। लेकिन तभी कमरे की दीवार पर कुछ उभरने लगा। किसी अदृश्य हाथ ने वहां शब्द लिखे थे, हर रात 12:03 पर सब कुछ फिर से शुरू होगा। अब राघव का पूरा शरीर झंझना उठा। क्या मतलब है इसका? वह तुरंत कमरे से बाहर निकला और दौड़कर घर से बाहर आया, लेकिन बाहर का नजारा बदल चुका था। वह अब भी जंगल में था और वही पुरानी हवेली अब भी उसके सामने खड़ी थी। सब कुछ फिर से शुरू हो चुका था। अब राघव ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। अब वह खुद को हिम्मत बंधाते हुए बोला, अगर यह सब बार बार हो रहा है तो शायद मुझे यहां से कोई सुराग मिलेगा। इतना कहकर वो हवेली में प्रवेश करता है। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही वही अजीब आवाजें गूंजने लगीं। अंदर जाते ही उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन इस बार राघव तैयार था। उसने कहा, अगर मैं उस लड़की की कहानी समझ सकूं तो शायद यह चक्र तोड़ सकता हूं। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा और ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। इस बार वहां एक पुराना दर्पण रखा था। राघव ने उसमें झांक कर देखा। इस बार परछाई मुस्कुरा नहीं रही थी।
वह डर के मारे खुद ही पीछे हट गया। लेकिन तभी उसका नाम कोई पुकार रहा हो ऐसा उसे लगा। उसे वही लड़की दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। तुम क्यों बार बार वापस आ रहे हो? उसने चिल्लाकर कहा। राघव ने हिम्मत जुटाई। मुझे सच जानना है, यह सब क्या हो रहा है? लड़की ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो इसकी कीमत चुकानी होगी। राघव ने धीरे से पूछा, क्या कीमत? लड़की ने अपनी उंगली से जमीन की ओर इशारा किया। राघव ने नीचे देखा। वहां उसकी खुद की लाश पड़ी थी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। यही सच है राघव, तुम मर चुके हो। अगले ही पल सब कुछ फिर से अंधेरा हो गया। लड़की के शब्द अब भी राघव के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो बोला, यह सच नहीं हो सकता। राघव ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी धड़कनों की तेजी और कांपते हाथ कुछ और ही कह रहे थे। उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई अपनी ही लाश पर गई। वही कपड़े, वही चेहरा, बस आंखें खुली हुई थीं और उनमें एक गहरी शून्यता थी, जैसे वह लाश अब भी उसे देख रही हो। उसका गला सूखने लगा। उसने कहा, अगर मैं मर चुका हूं तो मैं यहां कैसे खड़ा हूं? लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी और कहा, क्योंकि तुम अब इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो राघव। यह हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, यह समय का एक फंसा हुआ चक्र है, और जो भी इसमें प्रवेश करता है वह इस लूप में कैद हो जाता है, हमेशा के लिए। राघव का सर घूमने लगा। तो क्या मैं कभी बाहर नहीं निकल सकता? उसने उस लड़की से पूछा। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, शायद, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। राघव ने गहरी सांस ली। क्या कीमत? लड़की ने अचानक उसकी आंखों में झांका और फिर हर चीज बदल गई। राघव अब एक नए स्थान पर खड़ा था। वह अब भी हवेली में था, लेकिन यह जगह पहले से अलग लग रही थी। दीवारें पुरानी नहीं थीं, बल्कि नई और चमकती हुई थीं। चारों ओर दियों की रोशनी थी और हवा में हल्की अगरबत्ती की सुगंध थी। ये सब देख वो चकरा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लड़की अब उसके सामने खड़ी नहीं थी। राघव ने इधर उधर देखा। तभी उसकी नजर हॉल के दूसरे छोर पर पड़ी। वहां एक आदमी बैठा था। वह पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए था और उसके पास एक मोटी सी किताब रखी हुई थी। उसने धीरे से सिर उठाया और राघव को देखा और कहा, तुम आ गए। राघव बोला, तुम कौन हो? आदमी ने हल्की मुस्कान दी। यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए राघव, तुम कौन हो? राघव का सिर चकरा गया। मैं बस एक पत्रकार हूं जो इस हवेली का रहस्य जानना चाहता था। आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, हर कोई यही कहता है, लेकिन यहां से कोई वापस नहीं जाता। अब राघव का दिल बैठने लगा था। मुझे सच बताओ, यह जगह क्या है? आदमी ने धीरे से किताब खोली और उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। यह वो जगह है जहां समय रुक जाता है। यह एक श्रापित स्थान है जहां जो भी आता है वह समय की भूल भुलैया में खो जाता है। राघव बोला, लेकिन क्यों? आदमी ने राघव की आंखों में देखा और कहा, क्योंकि यहां किसी की आत्मा कैद है। अब राघव का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, किसकी आत्मा? उस आदमी ने किताब के एक पन्ने की ओर इशारा किया। तभी राघव ने झुककर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पन्ने पर उसकी खुद की तस्वीर थी। वह देख राघव पीछे हट गया। नहीं, यह मजाक है। यह मैं यहां कैसे? आदमी ने सिर हिलाया। यह मजाक नहीं है राघव, तुम पहले भी यहां आ चुके हो और हर बार तुम इस चक्र में फंस जाते हो। अब राघव की सांसें तेज होने लगी थी। वह फिर से एक ही बात दोहराए जा रहा था, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। वह आदमी बोला, यही तुम हर बार कहते हो, पर सच तो यह है कि यह तुम ही हो। अब राघव ने गुस्से में किताब छीननी चाही, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ सब कुछ अंधेरा हो गया। और जब राघव की आंखें खुलीं, वह फिर से उसी कमरे में था। उसने फिर घड़ी की ओर देखा और उस समय 12:03 हो रहे थे। राघव ने कहा, नहीं नहीं, यह फिर से हो रहा है। वह तेजी से उठ खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर झांका और फिर वही जंगल, वही हवेली, सब कुछ फिर से शुरू हो चुका था और वो लड़की अब भी वहीं खड़ी थी। इस बार उसने एक अलग सवाल पूछा, तुम कब तक भागते रहोगे राघव?
राघव के पास कोई जवाब नहीं था। अब उसे समझ आ रहा था, यह सिर्फ एक श्राप नहीं था, यह उसकी किस्मत थी और वह इस जगह से कभी भी नहीं निकल सकता था। और अब लड़की ने आगे बढ़कर कहा, अब यह कहानी यहां तक पहुंच चुकी है। राघव ने धीरे से पूछा, मतलब? लड़की मुस्कुराई, अब जब तुमने इसे पूरा सुन लिया है तो अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो। यह सुनते ही राघव के चेहरे का रंग उड़ गया और फिर उसे महसूस हुआ उसके पीछे एक परछाई थी और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राघव ने चीखने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। अगले ही पल सब कुछ फिर से अंधेरा हो गया। राघव की आंख झपकते ही सब कुछ फिर से बदल गया। वह उसी कमरे में था, वही पुरानी हवेली, वही अंधेरा और वही 12:03 का समय। वह फिर से उलझन में पड़ गया। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? वह बिस्तर से उठा और तेजी से खिड़की के पास गया। बाहर वही जंगल, वही ठंडी हवा और वही अजीब सी सरसराहट थी। उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम कब तक भागते रहोगे राघव? उसने मुड़कर देखा, वहां वही लड़की थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी और अब राघव के दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। तुम आखिर हो कौन? ये सब मेरे साथ क्यों कर रही? लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि तुम्हें यह कहानी पूरी करनी है। जब तक ये खत्म नहीं होगी तुम इससे बाहर नहीं जा सकते। अब राघव का गला सूखने लगा था। उसने डरते हुए पूछा, तो यह कहानी क्या है? आखिर यह सब क्यों शुरू हुआ? लड़की ने उसकी आंखों में देखा और अगले ही पल कमरा बदल गया। राघव अब एक पुराने भव्य महल के अंदर खड़ा था। दीवारों पर सुंदर चित्रकारी थी, फर्श संगमरमर का था और मोमबत्तियां चारों तरफ जल रही थीं और लड़की उसके बगल में ही खड़ी थी। उसने कहा, यह वही जगह है, बस समय के कई साल पीछे। राघव ने इधर उधर देखा। सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी, सफेद गाउन पहने हुए, काजल से भरी गहरी आंखें और चेहरे पर एक हल्की उदासी के साथ। राघव ने उसे धीरे से पूछा, यह कौन है? लड़की ने कहा, यह मैं हूं। यह सुनकर राघव की सांसें अटक गईं। क्या तुम? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, यह मैं ही हूं। मेरा नाम था अनाया और यह महल कभी मेरा घर हुआ करता था। यह सुन राघव पूरी तरह चौंक चुका था और उसने कहा, तो तुम एक आत्मा हो? यह सुनकर अनाया की आंखों में दर्द झलकने लगा। हाँ, लेकिन सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं, मैं इस श्राप की जड़ हूं। अब राघव की धड़कनें तेज हो गईं। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अनाया ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मौत का राज खोजना होगा। और तभी अचानक महल की दीवारें कांपने लगीं। चारों ओर किसी की हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंज रही थी। तभी राघव को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा तो अनाया जमीन पर गिर पड़ी थी। उसके कपड़े खून से लाल हो चुके थे। उसे ऐसे देख राघव के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। अनाया ने दर्द से कराहते हुए कहा, यही वह रात थी जब मुझे मारा गया था। ये सुनकर राघव की आंखों में पानी भर आया और उसने पूछा, लेकिन किसने? किसी ने भी नहीं, वह अभी भी यही है। ये सब देखकर राघव का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखा तो वहां अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी और उसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी तलवार थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। राघव ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है और उसने उससे पूछा, कौन हो तुम? वो परछाई हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मैं वह हूं जिसने यह श्राप शुरू किया। अब राघव की सांसें अटक गईं और वह हड़बड़ाते हुए बोला, तुम वही हो जिसने अनाया को मारा? परछाई धीरे से आगे बढ़ी और बोली, नहीं। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। मैं तुम ही हूं, हम दोनों एक ही है। यह सब सुनकर राघव का सिर घूमने लगा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। अब परछाई और करीब आई। उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था और वह बिल्कुल राघव जैसा था। यह दृश्य देख राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कैसे हो सकता हूं? उसने कहा। परछाई ने हंसते हुए कहा, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है राघव, यह तुम्हारा अतीत है जो तुम्हें यहां तक ले आया है। राघव ने सिर हिलाया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। परछाई ने धीरे से कहा, यह श्राप तुम्हारे कारण ही शुरू हुआ था।
अनाया की हत्या के पीछे असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। अब राघव का सिर पूरी घूम चुका था और वह बोल पड़ा, झूठ, मैं किसी को नहीं मार सकता। परछाई ने उसकी आंखों में झांका और अगले ही पल राघव के दिमाग में तेज झटके होने लगे। यादें, पुरानी यादें, धुंधली लेकिन डरावनी। वह महल के अंदर था। उसके हाथों में वही जंग लगी तलवार थी। उसके सामने अनाया जमीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ। अनाया की फटी हुई आंखें उसकी ओर देख रही थीं। तुमने मुझे मारा, राघव। राघव ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा। लेकिन तुमने किया था और अब यह श्राप कभी नहीं टूटेगा। राघव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन परछाई ने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, अब तुम्हारा समय आ गया है राघव, अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में समा गया। चारों तरफ अंधेरा था। राघव को ऐसा महसूस हुआ मानो वह एक गहरे कुएं में गिर रहा हो। हवा उसके कानों में तेजी से सरसराने लगी। अचानक वह जोर से किसी ठोस जमीन पर गिरा। अब उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह फिर से उसी जंगल में था। वही ठंडी हवा, वही सन्नाटा और सामने वही भयानक हवेली। नहीं, यह फिर से हो गया। और जब राघव ने घड़ी देखी तब वही 12:03 हो रहे थे। वह समझ चुका था कि यह सिर्फ एक टाइम लूप नहीं था, यह कुछ और ही था, इससे भी ज्यादा खतरनाक। वह अब धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके दिमाग में अभी भी वह आखिरी दृश्य घूम रहा था, वही परछाई, वही शब्द की, तुम ही इस श्राप के पीछे हो राघव। नहीं, उसने खुद से कहा, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन क्या यह सच था? क्या वह वास्तव में इस श्राप की वजह था? यह सब सोचते हुए अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, अब मुझे ही इसका जवाब खोजना होगा। राघव ने अब ठान लिया कि वह इस बार भागेगा नहीं। वह उस रहस्य का जवाब खोजेगा। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हॉल के अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें धूल से ढकी हुई थीं। लकड़ी के फर्श पर हर कदम रखने से चरमराने की आवाज आ रही थी। तभी राघव के शरीर में एक झुरझुरी दौड़ गई। वह बोला, यह आवाज, उसे किसी ने पुकारा था। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। राघव। अब की बार आवाज थोड़ी और पास से आई। वह सावधानी से आगे बढ़ा। उसे हॉल के अंत में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया और वह हल्का सा हिल रहा था, जैसे कि किसी ने उसे अभी अभी खोला हो। राघव ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन वहां एक चीज थी जो चमक रही थी, जो कि एक पुराना आईना था। राघव ने धीरे धीरे आईने की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने आईने में झांका, उसका प्रतिबिंब वहां नहीं था। यह देख वो आश्चर्यचकित हो गया और बोला, यह कैसे हो सकता है? वह आईने के और करीब गया। उसने अपनी उंगलियां आईने पर रखी और तभी आईने के अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी राघव जोर से चीखा। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन वह हाथ बहुत मजबूत था। आईने के अंदर एक अंधेरे छायादार आकृति उभर आई। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा धुंधला। राघव ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो गई थीं। तुम कौन हो? परछाई ने धीरे से कहा, तुम्हारा ही अतीत, जिसे तुम भूल चुके हो। और तभी आईने की सतह तरल की तरह हिलने लगी और अचानक राघव को एक और समय में खींच लिया गया। अब उसने खुद को एक पुराने महल के अंदर खड़ा पाया। वही महल जिसे उसने पहले भी देखा था। उसके चारों तरफ सैनिक खड़े थे। उसके सामने सिंहासन पर एक राजा बैठा था, जो दिखने में काफी गंभीर और कठोर नजर आ रहा था। और उसके ठीक सामने अनाया जमीन पर गिरी हुई थी। यह वही रात है जब अनाया मारी गई थी। यह भयावह दृश्य देख राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब वह अपने अतीत के दृश्य को भली भांति देख रहा था। वह उस राजा का क्रोध देख पा रहा था। तुमने हमारे परिवार को कलंकित किया है अनाया, राजा गरजा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। राघव ने सब कुछ साफ साफ देखा। अनाया को जबरदस्ती खींचकर महल के तहखाने में ले जाया गया और फिर एक चीख गूंजी। ये सुनकर राघव के अंदर अजीब बेचैनी होने लगी और वह सोचने लगा, तो क्या अनाया को राजा ने मारा? लेकिन फिर श्राप क्यों? और तभी आईने की परछाई की आवाज गूंजी, तुम अब तक आधा सच ही जानते हो राघव।
तुमने देखा कि अनाया को बंदी बनाया गया, लेकिन तुमने यह नहीं देखा कि उसे मारा किसने। ये सुन राघव की सांसें तेज हो गईं और वह बोला, तो असली कातिल कौन है? आईने की परछाई ने धीरे से जवाब दिया, यह जानने के लिए तुम्हें समय के और पीछे जाना होगा, वहां जहां यह सब शुरू हुआ था। और अगले ही पल राघव फिर से अंधेरे में समा गया। थोड़ी देर बाद राघव की आंखें फिर से खुली, लेकिन अब वह हवेली में नहीं था, वह किसी और ही समय में था, अतीत में। उसने खुद को एक पुराने राजमहल के प्रांगण में खड़ा पाया। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जिन पर पुराने दीपकों की मध्यम रोशनी टिमटिमा रही थी। महल के अंदर से हल्की हलचल की आवाजें आ रही थीं और राघव को एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, जैसे वह इस जगह को पहले से जानता था। तभी अचानक उसके सामने एक छायादार आकृति प्रकट हुई और एक आवाज आई, तुम सच के और करीब आ चुके हो राघव। और वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। राघव ने कहा, अनाया, तुम? हाँ, वह वही लड़की थी। सफेद झील सा बहता गाउन, बिखरे हुए बाल और वे डरावनी आंखें। लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था, गुस्सा नहीं। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे सच बताओ अनाया, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अनाया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, तुम सच जानना चाहते हो राघव? तो आओ मेरे साथ। अनाया हवा में तैरती हुई एक गहरे अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ी। राघव ने उसे फॉलो किया। महल के अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था। अनाया ने धीरे से हाथ उठाया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राघव ने अंदर झांका। यह एक तहखाना था। चारों तरफ जंजीरों की खड़खड़ाहट थी। दीवारों पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने वहां अपनी जान बचाने की कोशिश की हो। यह देख राघव के रोंगटे खड़े हो गए। यह जगह इतनी भयानक क्यों है? वह बोला। तभी अनाया के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आई। यही मुझे कैद किया गया था राघव, और यही मेरी हत्या हुई थी। राघव को अब लग रहा था कि उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। उसने कहा, हत्या? और तभी अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, हां, और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही एक पूर्व जन्म था। अब राघव की आंखों के आगे सब कुछ धुंधला होने लगा और अचानक तस्वीरें बनने लगीं। एक पुराने समय का एक योद्धा, तलवार पकड़े हुए, अनाया की चीखें, लहूलुहान फर्श और फिर अंधेरा। ये सब महसूस कर राघव लड़खड़ा गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन अनाया ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, सच तो यही है राघव, तुम ही थे जिसने मुझे मारा था और इसीलिए तुम्हें बार बार इस श्राप में फंसाया गया है। अब राघव का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अब सब कुछ साफ हो चुका था। राघव खुद इस भयानक टाइम लूप का कारण था। हर बार वह इस कहानी में फंसता रहा, अनजाने में, अपने ही पापों के कारण। उसने कांपते हुए पूछा, क्या इसका कोई अंत नहीं है? अनाया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद है, लेकिन तुम उसे जानने के लिए तैयार नहीं हो। तभी अचानक सब कुछ बिखरने लगा। महल हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं। ये सब देख राघव चीख उठा, नहीं, मुझे बाहर निकलने दो। लेकिन अनाया ने धीरे से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है राघव। और अगले ही पल सब कुछ अंधकार में समा गया और जब राघव की आंखें खुली तो वह फिर से उसी जंगल में था। जोरों से ठंडी हवा बह रही थी। सामने वही पुरानी हवेली और घड़ी में वही 12:03 हो रहे थे। राघव ने खुद से कहा, फिर से वही सब। अब राघव का दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगने लगा कि यह लूप कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसे सब याद आ रहा था। उसका पूर्व जन्म, अनाया की हत्या, वह श्राप जो उसे बार बार इसी समय में खींच लाता था। अब राघव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं इस श्राप को तोड़ना चाहता हूं तो मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। लेकिन कैसे? और तभी राघव तेजी से हवेली की ओर बढ़ा। उसके जाते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही अंधेरा, वही पुराना आईना। यही तो इस श्राप का स्रोत था। अब राघव ने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। मैं इस पाप से मुक्त होना चाहता हूं, उसने जोर से कहा। तभी आईने की सतह फिर से तरल की तरह हिलने लगी और अंदर से अनाया की छवि प्रकट हुई। क्या तुम सच में पछता रहे हो राघव? अनाया की आवाज गूंजी। अब राघव की आंखों में आंसू थे। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें न्याय मिले। उसी समय आईना तेजी से चमकने लगा।
हवेली की दीवारें हिलने लगीं। तभी अनाया ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तो अपनी जिंदगी कुर्बान करो ताकि मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। यह सुन राघव चौंक गया। क्या? हाँ राघव, जब तक तुम जिंदा हो यह श्राप बना रहेगा। केवल तुम्हारी मृत्यु ही इस चक्र को तोड़ सकती है। यह सब सुन राघव के दिमाग में हलचल मच गई। राघव ने गहरी सांस ली और उसने आईने के सामने खड़े होकर धीरे से कहा, अगर मेरी मृत्यु से यह श्राप खत्म होता है तो मैं तैयार हूं। तभी आईना अचानक काला पड़ गया। उसे एक जोरदार झटका लगा और राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह सिद्धपुर गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सब लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन उस रात से हवेली से किसी के रोने की आवाज कभी नहीं आई। अब 12:03 का लूप टूट चुका था और राघव का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन हवेली के पुराने आईने में अब किसी और की परछाई थी। और अगर तुम इस कहानी को अब तक सुन रहे हो तो अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो और अब यह तुम्हारे अंदर भी गूंजने लगेगी। अगर रात के 12:03 पर तुम्हें कहीं से भी सिसकियों की आवाज आए तो देखना मत, क्योंकि अगर तुमने देख लिया तो अगला नाम तुम्हारा होगा और यह कहानी फिर से शुरू हो जाएगी।